हेलो एवरीवन। आज हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है टू सिंपल पेंडुलम हुज लेंथ आर 100 सेंटीमीटर एंड 1 to 1 सेंटीमीटर आर सस्पेंडेड साइड बाय साइड। देयर bobs are pulled together and then released. After how many minimum oscillation of the longer pendulum will the two be in phase again? तो यहाँ पर ये बताना है कि ये दोनों जो पेंडुलम ऑसिलेट कर रहे हैं कितने समय बाद वापस एक ही पोजीशन पर आ जाएंगे, कितने ऑसिलेशन बाद एक ही पोजीशन पर आ जाएंगे, और उनकी जो लेंथ है वो हमें गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि जो स्मॉलर पेंडुलम है यहाँ पर, इसकी लेंथ है L1 और ये हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर। और जो लॉन्गर पेंडुलम है, मैं इसको लिख भी देता हूँ यहाँ पर लॉन्गर, और ये स्मॉलर। जो लॉन्गर है मैं उसकी लेंथ L2 कंसिडर कर रहा हूँ और इसकी लेंथ है 121 सेंटीमीटर। हमें ये फाइंड करना है कि कब दोनों ऑसिलेशन, ऐसा कौन सा टाइम होगा, हाउ मेनी ऑसिलेशन, मिनिमम ऑसिलेशन ऑफ द लॉन्गर पेंडुलम विल टू बी इन फेज, कितने ऑसिलेशन बाद वो सेम फेज में आ जाएंगे, मतलब एक ही जगह पर आ जाएंगे जब ये ऑसिलेट कर रहे हैं। तो आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला इसके लिए पता होना चाहिए। टाइम पीरियड का फॉर्मूला पेंडुलम के लिए होता है T=2 पाई रूट लेंथ ऑफ द पेंडुलम अपॉन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि T=2 पाई रूट L/G। ओके, तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि लेट इसका टाइम पीरियड T1 है और जो लॉन्गर पेंडुलम है इसका टाइम पीरियड T2 है। ठीक है, तो T2 किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई रूट 121 अपॉन G। अच्छा, अभी मैं सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे रेशो लेना है। तो रेशो लेने पर अगर आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे मीटर को भी, तो वो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ चेंज करोगे रेशो से हट ही जाएगा। सो मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ। T1 इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई रूट 100 अपॉन G। तो यहाँ से T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं अंडर रूट लूँ तो ये आ जाएगा 10 इंटू में 2 पाई रूट और यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई अपॉन रूट G इंटू में 11, क्योंकि अंडर रूट 121 का अंडर रूट 11 और 100 का अंडर रूट 10। अब देखो हमारे पास, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, मान लीजिए ए इक्वेशन है और ये इक्वेशन है बी। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो डिवाइड इक्वेशन ए बाय बी, दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो T1 अपॉन T2 बराबर कितना आएगा, 10 2 पाई रूट G, उसको डिवाइड करना है 11 2 पाई अपॉन में रूट G। तो ये तो सेम है, तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, 2 पाई रूट G हमारे पास जो बचेगा वो कितना बचेगा, T1 अपॉन T2 इक्वल टू 10 अपॉन 11। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि T1 विल बी इक्वल टू 10 ऑफ T2। ओके, ये जो इक्वेशन आई है ना, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पर आया 11T1 इक्वल टू 10T2, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो T1 है, अगर वो 11 ऑसिलेशन कर रहा है तो T2 के लिए, मतलब सेकंड पेंडुलम के लिए, उस समय में 10 ऑसिलेशन हो पाएंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर ये हमारा फर्स्ट पेंडुलम है और ये सेकंड पेंडुलम है, अगर फर्स्ट पेंडुलम 11 ऑसिलेशन कर रहा है तो उतने वो बराबर होंगे 10 ऑसिलेशन ऑफ T2 के। तो इन जनरल, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब वो सेम फेज में आएंगे, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि लेट n जो है, n वो नंबर है, n लेट, मैं इसको पूरा स्टेटमेंट लिख देता हूँ आपके लिए। लेट longer pendulum, let longer pendulum perform an oscillation। ठीक है, लॉन्गर कौन सा है, L2, या मतलब 2। तो अगर ये एन ऑसिलेशन कर रहा है तो ये जो स्मॉलर पेंडुलम है, फर्स्ट पेंडुलम है, वो कितना कर रहा था, देखो ये 10 कर रहा था तो 11 कर रहा है, अभी ये एन कर रहा है तो वो उससे एक ज्यादा करेगा। तो लेट लॉन्गर पेंडुलम परफॉर्म एन ऑसिलेशन देन एंड शॉर्टर पेंडुलम कंप्लीट N+1 ऑसिलेशन। ठीक है,
तो अगर वो n कर रहा है तो ये n+1 करेगा। तो इन जनरल अगर इक्वेशन लिखूं यहाँ पर, तो मैं इन जनरल ऐसे लिख सकता हूँ n+1 t1 बराबर होगा n t2 के। ठीक है, n+1 t1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, n t2 के। अच्छा एक चीज आप यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ से t2/t1 की वैल्यू निकालूं तो t2/t1 कितना आ जाएगा, 10, t2/t1 आ जाएगा 11/10 के। मैं इसको करके दिखा देता हूँ। देखो 11t1 बराबर है 10t2 के, तो t2/t1 बराबर आ जाएगा 11/10। ओके, अब देखो यहाँ पर n+1, मैं n को इस तरफ लिया हूँ तो ये हो जाएगा t2/t1, इसलिए मैंने यहाँ पर t2/t1 की वैल्यू निकाली थी। तो t2/t1 हमारा आ जाएगा 11/10। इसको आप यहाँ लिख दीजिए 11/10। बाकी मैं यहाँ पर कर देता हूँ सोल्व। यस, तो n+1/n इक्वल टू कितना आ गया, 11/10। तो आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n+10 इक्वल टू आ जाएगा 11 × n के। और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 11n - 10n इक्वल टू 10, या फिर 11 में से 10 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। अभी n है किसकी वैल्यू, तो n हमने कंसीडर किया था लॉन्गर पेंडुलम के लिए। तो अगर ये 10 ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है, तो ये कितने करेगा, 11। लेकिन हमें बताना था आफ्टर हाउ मेनी मिनिमम ऑसिलेशन ऑफ लॉन्गर पेंडुलम का हमें बताना था, और हमने जो n निकाला है वो लॉन्गर के लिए तो निकाला है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा घुमाना होता तो वो ये भी पूछ सकते हैं ऑफ द स्मॉलर पेंडुलम। अगर वो स्मॉलर पेंडुलम क्वेश्चन में पूछते हैं कि स्मॉलर पेंडुलम का बताइए, तब बेटा वो n+1 हो जाता है, यानी कि तब केस में हो जाएगा वो 11 आंसर। अगर स्मॉलर के लिए पूछ रहे हैं तो स्मॉलर के लिए 11 आएगा, लॉन्गर के लिए जैसे इसमें पूछा भी था लॉन्गर के लिए आएगा 10। ठीक है, तो ये मेन इक्वेशन थी इसकी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।